ओके, लास्ट क्लास में हम कहाँ पे थे बताओ जरा भाई। स्ट्रेन तो हो चुका था सर, आई थिंक हुक्स लॉ पढ़ना था। स्ट्रेस, तीनों स्ट्रेस भी मैंने बता दिए थे और तीनों स्ट्रेन भी मैंने बता दिए थे क्या? हाँ ठीक है वंशिका, ये बताओ स्ट्रेस और स्ट्रेन तीनों, तीनों स्ट्रेन भी हुआ था क्या? स्ट्रेन स्ट्रेन तीनों स्ट्रेन हो गया था। यस सर। ओके, गुड गुड, चलो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हुक्स लॉ से आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, फाइन फाइन फाइन। एक मिनट रुको, चलो 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 जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। हम्म। अपने दोस्त लोग जो भी आपके छूट रहे हैं उनको बोलो क्लासेस स्टार्ट हो गई है, क्लासेस ज्वाइन करें, ठीक है। चलो आ जाओ। तो हुक्स लॉ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा हो चुका है ना। चलो ठीक है, काफी टाइम हो गया यार, बहुत 10 मिनट आज टाइम पास हो गया। आ जाओ। तो मैंने बताया था 3 वेज इन विच सॉलिड में चेंज, 3 तरीके से बॉडी अपना डायमेंशन चेंज करता है। बॉडी के डायमेंशन को चेंज करने के मैंने 3 तरीके बताया था, ठीक है। एक में मैंने फोर्स को परपेंडिकुलर लगाया था, फिर मैंने फोर्स को पैरेलल लगाया था, और मैंने फिर फोर्स को बॉडी के हर पॉइंट पे नॉर्मली अप्लाई कर रहा था, ठीक है। तो 3 स्ट्रेस आए हमारे, तीनों स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग 3 स्ट्रेन आए थे, ठीक है, यहां तक हो गया था, ओके। और बॉडी अपना शेप रीगेन क्यों करता था बताओ? नॉर्मल सरफेस, एग्जैक्टली। बॉडी अपना शेप रीगेन क्यों करता था? रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। वो रीस्टोरिंग फोर्स क्यों आता था बताओ? सभी सभी बताएंगे, वो रीस्टोरिंग फोर्स क्यों आता था, बताओ। बताओ, वो रीस्टोरिंग फोर्स क्यों आता था? जो रीस्टोरिंग फोर्स आया, सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। वाटर अप्लाइड फोर्स बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, गलत है, दोनों जवाब गलत है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बॉडी को जब हमने डिफॉर्म किया था, फोर्स लगाया था, या तो प्रेस कर रहे थे या उसको इलास्टिसिटी, उसको हम बाहर की तरफ इलोंगेट कर रहे थे, तो बॉडी अपने शेप को रिगेन कर लेता था, क्योंकि बॉडी के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता था। ये रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आता था, ये मुझे जानना है। इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, बट वो आया कहाँ से? वो रिस्टोरिंग फोर्स का कारण क्या है? वो रिस्टोरिंग फोर्स क्यों आ रहा था? रिस्टोरिंग फोर्स तो आ ही रहा था, मैंने डिफॉर्मिंग लगाया। यस, एग्जैक्टली, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आता है। यस, रिया जानवी, गुड गुड। तो मैंने जब बॉडी को डिफॉर्म किया, डिफॉर्म करने से जो मेरा जो फोर्स लगा वो डिफॉर्मिंग, लेकिन बॉडी अपने अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से, एग्जैक्टली वंशी का, बॉडी अपने अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप करता है, इंटरमोलिकुलर या फिर इंटर एटॉमिक बोल लो। वो क्यों डेवलप करता था? क्योंकि जब आपने बॉडी को डिफॉर्म किया था, तो बेसिकली आपने उसके एटम्स को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया था। जैसे ही आपने डिस्प्लेस किया बॉडी अपने तो उन एटम्स के बीच में लगने वाला इंटर एटॉमिक फोर्स एक्टिव हो जाएगा, और जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दोगे, तो यही इंटर एटॉमिक फोर्स जो है ना, एटम्स को वापस अपनी जगह पे लेकर के चले आते हैं, और ऐसे करते करते सारे एटम्स आ जाएंगे और बॉडी वापस से अपना शेप रीगेन कर लेता था। ये फंडा है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स का ये फंडा है, ये आपको ये आना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैंने बताया 3 तरीके से हमने डिफॉर्म किया, बॉडी अपना से रीगेन कर लिया, 3 स्ट्रेस आए और 3 स्ट्रेन है। अब मैं हुक्स लॉ की बात कर रहा हूँ, आ जाओ हुक्स लॉ देखते हैं। हुक्स, एक तो इसका है हुक्स, हुक्स लॉ।
हुक्स लॉ, हुक ने ये बोला था, हुक ने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, हुक लगातार वायर्स पे, डिफरेंट डिफरेंट वायर्स पे। यस 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 यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, डिफरेंट डिफरेंट वायर्स पे वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, ठीक है। तो हुक ने बोला था फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन, फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन, कम डिफॉर्मेशन, स्मॉल डिफॉर्मेशन, छोटे डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस जो होगा ना वो प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। स्मॉल, ये पॉइंट आपको याद रखना है, छोटा डिफॉर्मेशन, मैंने स्प्रिंग का एग्जांपल आपको बताया था, जो पेन में से निकाल के हम लोग स्प्रिंग को खेलते रहते थे, वो क्या करते थे, तो स्प्रिंग को जब आप हल्का डिस्प्लेस करोगे ना, हल्का उसको इलोंगेट करोगे और छोड़ दोगे तो वापस अपना शेप रीगेन कर लेगा, दैट इज अ स्मॉल डिफॉर्मेशन। हमने हल्का डिफॉर्म किया था उस बॉडी को, उस स्प्रिंग को, स्प्रिंग ने अपना शेप रीगेन कर लिया। लेकिन इसी डिफॉर्मेशन को अगर आप बहुत बड़ा कर दोगे ना, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेच आउट कर दोगे स्प्रिंग को, और डिफॉर्मिंग फोर्स को आप हटा दोगे, तो बॉडी अपना शेप रीगेन नहीं करेगा। तो हुक का ये कहना था कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तभी तक होगा जब तक आपने डिफॉर्मेशन को स्मॉल रखा हुआ है, ठीक है। अब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आएगा, ये स्ट्रेस, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट दोगे स्ट्रेन, इसके को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। एग्जैक्टली, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बताओ, व्हाट इज द यूनिट, यूनिट क्या होना चाहिए। यस यस, स्नेहा सही बोल रही है, स्नेहा सही बोल रही है। या ये न्यूटन मीटर गलत है, शीतल, शीतल गलत बता रही है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वंशिका, गलत, रीता गलत बता रही है, रीता भी गलत बता रही है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, वंशिका और रीता बता रही है न्यूटन मीटर स्क्वायर। या सही, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो माइनस आपको लगाना होगा ना, आप माइनस छोड़ रहे हो, दोनों रीता और वंशिका माइनस माइनस छोड़ रही थी, वही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ हाँ संगीता सही, ठीक है ठीक है, चलो, पास्कल भी होती है सर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट राइट जानवी, ठीक है रीता, नो इश्यूज, चलो। तो ये हुक का लॉ हुआ। अब सवाल ये है, गुड गुड, ठीक है, देखो अब सवाल ये है कि जो स्ट्रेस, सपोज जब हम डिफॉर्मेशन को मैंने स्मॉल रखा तब तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो रहा था, पास्कल एक्चुअली पास्कल नहीं होता है अंजलि, ये ना, पास्कल एग्जैक्ट प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हम पास्कल यूज जनरली नहीं करते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस नाम जब हम यूज करेंगे तो हम पास्कल यूज नहीं करते हैं, पास्कल बिल्कुल एक प्रेशर का टर्म हो जाता है, यूनिट सेम है बट पास्कल यूज करना सही नहीं होगा आई थिंक। देखो जब हम स्ट्रेस, अब सवाल ये है कि छोटे डिफॉर्मेशन के लिए तो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, छोटे डिफॉर्मेशन के लिए जब आप डिफॉर्मेशन कम रखोगे, उसके लिमिट में रखोगे, तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो होगा। लेकिन अगर आपने डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कर दिया तो स्ट्रेस स्ट्रेन को कैसे रिलेट करता है, ये हम देखना चाहते हैं। हम क्या करने वाले हैं, ओके ठीक है अंजलि, ठीक है कर सकते हैं, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, प्रेशर दोनों प्रेशर ही है, पास्कल भी यूज कर लो, बट पास्कल वही है कि ठीक है कर रहे हो तो नो इश्यूज, ऐसे कहीं मिलता नहीं है, बुक्स वगैरह में देखोगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखा होता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, वो आप जो यूज कर रहा है तो ठीक है, ओके ओके यासिका, ठीक है, गुड गुड यासिका, चलो अब पढ़ाई करते हैं ना। देखो तो मैं ये बता रहा हूँ कि स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए तो आपने जो स्ट्रेस अप्लाई किया वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल आ रहा था, लेकिन तब क्या होगा जब हम स्ट्रेस को बहुत ज्यादा अप्लाई कर देंगे, हम बॉडी को डिफॉर्म और ज्यादा करेंगे, तो हम वो देखना चाहते हैं कि आखिर बॉडी कितना डिफॉर्म कर रहा है, ठीक है, बॉडी कितना डिफॉर्म करता है, कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे रिलेटेड होते हैं, ये हम देखना चाहेंगे, ठीक है, आ जाओ देखते हैं ना। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट, लैब में चलेंगे ना, अब हम लोग लैब चलेंगे, ठीक है, अब हम लोग लैब में जा रहे हैं, लैब में हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, लैब में गए, हम लैब में जाकर के हमने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया।
आ जाओ, ये हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस, इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखेंगे, और ये हमारा स्ट्रेन होगा जो कि यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। ठीक है, हम लैब में गए, लैब में जाकर के कोई भी एक मेटल लेके गए, हम लैब में क्या लेके गए, हम कोई भी एक मेटल लेके गए, एल्यूमिनियम, स्टील, जिंक, कॉपर, कुछ भी आप, ब्रास, कुछ भी आप लेकर के गए हो, उस मेटल को ना आप स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू कर रहे हो। सपोज ये आपका मेटल था, इस मेटल पे हम स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, और इस पे होने वाले चेंजेस को, यानी स्ट्रेन को मैं नोट कर रहा हूँ, मैं कॉपी पे नोट डाउन करते जा रहा हूँ। मैंने फिर स्ट्रेस लगाया, इसमें फिर कुछ चेंज आया होगा, बॉडी फिर डिफॉर्म किया होगा, तो अगेन जो स्ट्रेन इसमें डेवलप किया मैंने उसको फिर से नोट डाउन किया। मैंने इस पर फिर स्ट्रेस लगाया, फिर बॉडी डिफॉर्म हुआ होगा, फिर इसके स्ट्रेन में चेंजेस आए होंगे, मैंने उसको भी नोट किया। ऐसे एक्सपेरिमेंट में 100 बार, 50 बार, 1000 बार करता चला गया मैं। लैब्स में यही हो रहे होते हैं, लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स ही हो रहे होते हैं। फंडिंग आती है गवर्नमेंट की, मस्त लैब में बैठ करके जो है ना एक्सपेरिमेंट करते जाओ और अपना थेसिस लिखो, यही होता है लैब में। ठीक है, तो सपोज कोई साइंटिस्ट बैठे हुए थे, वो एल्यूमिनियम का लेकर के गए, एल्यूमिनियम वायर लेकर के गए, एल्यूमिनियम वायर, स्टील वायर, वट और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो उन्होंने स्ट्रेस, जो स्ट्रेस लगाते थे वो साइंटिस्ट, स्ट्रेस को नोट करते थे, और उस स्ट्रेस के कोरिस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आता था बॉडी में, जो चेंज करता था बॉडी का डायमेंशन, उसको नोट करते थे। फिर नेक्स्ट स्ट्रेस लगाएं, स्ट्रेस को और बढ़ाएं, स्ट्रेस को और बढ़ाएं तो स्ट्रेन को फिर नोट किए, स्ट्रेस को और बढ़ाएं तो फिर स्ट्रेन को नोट किए, स्ट्रेस को और बढ़ाएं तो फिर स्ट्रेन को नोट किए। इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करते चले गए। तो उन्होंने कुछ उनको ग्राफ जो है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ जो है ना, कुछ उनको ऐसा मिला, देखो। ठीक है ना, ये कुछ उनको प्लॉट मिला, ऐसा कुछ प्लॉट मिला उनको। जो भी ये साइंटिस्ट हैं, जो भी एल्यूमिनियम का ले गए होंगे या स्टील ले गए होंगे, पता नहीं कौन सा मेटल ले गए, उनको ये कर्व मिल गया। ये कर्व कैसे ड्रॉ हुआ? अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता था, हम स्ट्रेन अप्लाई करते थे, सपोज करो वाई एक्सिस पे कुछ हम अप्लाई किए, उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम एक्स एक्सिस में वैल्यू देखते थे, और दोनों को मिला करके एक हमें पॉइंट मिलता था। फिर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करते थे, फिर इसके कोरिस्पॉन्डिंग कुछ स्ट्रेन मिलता था, वाई के कोरिस्पॉन्डिंग एक्स मिलता था, उस पॉइंट को हमने नोट किया। फिर हमारा इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ गए, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ, ये पॉइंट हमें फिर मिला, फिर ये पॉइंट मिला, फिर ये पॉइंट मिला होगा, इस स्ट्रेस के कोरिस्पॉन्डिंग हमें ये स्ट्रेन मिला होगा, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। फिर जब हमने स्ट्रेस यहाँ तक लगाया तो हमें स्ट्रेन कुछ यहाँ मिला होगा, तो अगेन मेरा ये पॉइंट हो गया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते थे, 10th क्लास में हमने क्या किया था, हम इन सब पॉइंट्स को मिलाते चलते थे, जितने पॉइंट्स हमारे पास आते थे ना, सबको हम मिलाते चलते थे। मस्त, तो कुछ ऐसा कर्व आया। ये तरीका होता है कर्व ड्रॉ करने का। लैब में आपके पास स्ट्रेस है, ढेर सारे स्ट्रेस हैं आपके पास, है ना, मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लैब में लिखा हुआ है। उस पूरे स्ट्रेस के कोरिस्पॉन्डिंग लैब में आपके स्ट्रेन का वैल्यू दे रखा है, यानी बॉडी 0.1% डिफॉर्म कर गया, बॉडी 0.2% डिफॉर्म किया, बॉडी 0.3% डिफॉर्म किया, और आप दोनों पॉइंट्स को मैच कराओगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट मैच कराओगे। ठीक है, फाइनली आप सारे पॉइंट्स को मिला दोगे, तो आपको कर्व कुछ ऐसा मिला। ये दिस इज द वे, कर्व प्लॉट करने का ये तरीका है। ठीक है, ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास 9th क्लास में बहुत किया करते थे, ये सब हुआ। मैथ्स में भी था ये, मैथ्स में आप करते होगे, एक एक क्वेश्चन स्पेशली आया करता था ग्राफ, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ज्योमेट्री पे। तो अब इसका, हमें इसका क्या करना है, एनालिसिस करना है। हम क्या करने जा रहे हैं, इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने देखा कि भाई ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट सपोज अगर ए है, तो उन्होंने ये देखा कि इस पॉइंट तक वो मेटल जो था, एल्यूमिनियम, स्टील, वट एवर, ब्रास, कॉपर, जो भी जिसकी भी किसी भी मेटल के साथ ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो मेटल अप टू ए, इस पॉइंट तक प्रोपोर्शनल लिमिट में रहता है, इस पॉइंट तक प्रोपोर्शनल लिमिट में रहता है। कहने का क्या मतलब है, प्रोपोर्शनल लिमिट, दैट इज, या फॉलोज हुक्स लॉ, एग्जैक्टली, दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब हो गया स्ट्रेस जो होगा ना वो प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, दैट इज हुक्स लॉ फॉलोड, हुक्स लॉ ओबे, है ना। 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, और हुक्स लॉ फॉलो हो रहा होगा अप टू ए, ये पॉइंट हमारा ओ है। ठीक है, अगर हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, तो हुक ने बताया था हमें कि अगर आप इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दोगे तो बॉडी अपना शेप रिकवर कर लेगा,
यानी ए तक का पार्ट जो है वो इलास्टिक पार्ट है। क्लियर? ए तक का पार्ट क्या इलास्टिक पार्ट है। बॉडी अब उस साइंटिस्ट जो भी थे, यहां तक तो ये वाला स्ट्रेस था ना, ये वाला स्ट्रेस, दिस स्ट्रेस, अब वो जो भी साइंटिस्ट है वो स्ट्रेस को और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को वो मेजर करते जा रहे हैं। यहाँ पे वो रुके नहीं, अभी भी उन्होंने फोर्स और ज्यादा लगाना शुरू किया। ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उनको एक और पॉइंट मिला बी। ठीक है, बाद उनको मिला बी। ठीक है, तो ए से बी तक का जो पॉइंट था, ये जो रीजन है, दिस रीजन, इस रीजन में हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है। दैट इज स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। Stress is not proportional to a strain. That is Hooke's law, elastic limit. Exactly. Hooke's law doesn't obey. Doesn't obey. ठीक है, हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता था, बट अभी भी बॉडी अपने इलास्टिक प्रॉपर्टी को बचा के रखे हुए था। ठीक है, वो साइंटिस्ट जो मेटल के साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यस अंजलि, वो मेटल के साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई ए से बी तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो नहीं था। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब समझते हो क्या होता है? अगर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मैं स्ट्रेस लगा रहा हूं और उसमें फ्रैक्शनल चेंज सपोज करो कि 8 यूनिट का आ गया, ठीक है, सपोज, तो 0 से ए तक, ओ से ए तक जो था ना, वो प्रोपोर्शनल लिमिट में रहेगा। कहने का मतलब है, अब अगर मैं स्ट्रेस को मैं दुगना करूंगा, स्ट्रेस को मैं दुगना करूंगा, ए यील्ड पॉइंट नहीं होता है, बी यील्ड पॉइंट होता है अंजलि, बी जो होता है वो यील्ड पॉइंट है। अगर मैं स्ट्रेस को डबल कर रहा हूं तो स्ट्रेन भी जो है ना वो भी डबल हो जाएगा, 16। दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल, सेम प्रोपोर्शन में है ना, सेम प्रोपोर्शन में है। अगेन मैं देखो मैं क्या समझा रहा हूं, मैं प्रोपोर्शनैलिटी समझा रहा हूं। व्हाट इज प्रोपोर्शनल? स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है तो क्या इसका मतलब क्या है? फिर मैंने क्या किया, मैंने 4 से 8 कर दिया, सपोज करो कि 8 टाइम्स। मैंने फिर इस बार स्ट्रेन को मैंने, स्ट्रेस को मैंने डबल किया, तो स्ट्रेन अगेन डबल हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। अगेन मैंने स्ट्रेस को मैंने फिर डबल कर दिया, 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा था, इस बार 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने लगाने लगा, तो स्ट्रेन जो था ना वो 32 जा 64, वो भी डबल हो गया ना। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी। ये प्रोपोर्शनैलिटी है। 2 लगाए 8, जब मैंने इसको डबल किया तो स्ट्रेन भी मेरा डबल हो गया। जब मैंने अगेन फिर स्ट्रेस को मैंने डबल किया तो स्ट्रेन मेरा अगेन डबल हो गया था, 16 से 32 आ गया। मैंने फिर स्ट्रेस को डबल किया तो स्ट्रेन मेरा अगेन 32 से 64 हो गया। तो ये सब कुछ ए तक हो रहा था, ए तक ये सब कुछ हो रहा था। ए के बाद, अगर मैं 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मैं स्ट्रेस लगा रहा था और उसके कोरिस्पॉन्डिंग, अगर 8 यूनिट का चेंज आ रहा था, तो इस बार अगर मैं डबल करूंगा ना, स्ट्रेस को मैं डबल करूंगा तो स्ट्रेन में इरेगुलर चेंज आएगा। 8 है तो सपोज करो कि 25 यूनिट का चेंज आ गया। अगर मैं इसको फिर डबल किया तो इस बार ना 25 था, इस बार मान लो कि 80 यूनिट का चेंज आ गया। तो देख रहे हो, स्ट्रेस में और स्ट्रेन में कोई खास रिलेशन नहीं आ रहा है, इरेगुलर रिलेशन है, इरेगुलर। कोई वो जो हुक वाला बात है ना वो नहीं है। हुक ने बोला था कि भाई प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ए से बी तक जो है ना वो प्रोपोर्शनल नहीं रह जाता है, मतलब रैंडम चेंज होता है। हम स्ट्रेस को अगर डबल करते थे तो स्ट्रेन में डबलिंग नहीं होती थी, वो कुछ और वैल्यू दे रहा था। बट अभी भी बी तक जो था ना वो अपने इलास्टिक लिमिट को बचा के रखे हुए था, भले हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसने अपना इलास्टिक लिमिट को बचा लिया था। ठीक है, ओके। तो बी जो होता है ना, इस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं, यील्ड पॉइंट बोलते हैं, या फिर इलास्टिक लिमिट, यही हमारा इलास्टिक लिमिट होता है। हाँ, इलास्टिक लिमिट होता है। और ये ओ से बी तक का ये पूरा रीजन जो होता है ना, ये इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक पॉइंट, ये इलास्टिक रीजन कहलाता है। ओ से बी तक का पूरा रीजन क्या कहलाता है? इलास्टिक रीजन। वाई इलास्टिक? क्योंकि बी तक तो वो पूरा का पूरा बॉडी अपना शेप रिकवर कर लेता था, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक, इसी को तो इलास्टिक बोलते थे। अब बी के बाद क्या होगा? या अब बी के बाद क्या होगा? बी के बाद फर्दर अगर आप कोई भी पॉइंट अगर आप कंसीडर करते हो ना, बी के बाद कोई पॉइंट अगर आप कंसीडर करोगे तो बॉडी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को खो चुका होता है। वो जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था लैब में, तो
जो भी साइंटिस्ट है वो देख रहे थे कि भाई बी के बाद भी मैंने जब स्ट्रेस लगाया, बी के बाद अभी स्ट्रेस लगाना वो बंदे ने रोका नहीं है ना, स्ट्रेस को अभी भी लगा रहा है। जो भी साइंटिस्ट बैठे हुए हैं लैब में वो स्ट्रेस को अप्लाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ाते जा रहे हैं स्ट्रेस को, बढ़ाते जा रहे हैं स्ट्रेस को। तो उन्होंने देखा बी तक तो बॉडी अपना पार्ट रिकवर कर रहा था, या बी तक अपना पार्ट वो रिकवर कर रहा था, लेकिन बी तक के बाद जो मैंने स्ट्रेस बढ़ाया और इस स्ट्रेस के कोरिस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आया, ठीक है, वो स्ट्रेन अब रिकवर नहीं हो रहा था, यहां तक का पूरा स्ट्रेन रिकवर हो जाता था, ये वाला पूरा। बॉडी चेंज किया ना, ये दिस इज अ चेंज, ये चेंज है बॉडी के लेंथ में, बॉडी के वॉल्यूम में, बॉडी के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फेस टू फेस वाला जो था वो वाला चेंज, तो ये रिकवर हो रहा था। बी के बाद जैसे ही वो साइंटिस्ट गए, उन्होंने देखा कि भाई जब मैं फोर्स हटा भी रहा हूं ना, फिर भी वो बॉडी अपना शेप रिकवर नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई बी इज द इलास्टिक लिमिट, तभी बी को इलास्टिक लिमिट बोला गया था। भाई ये मैक्स टू मैक्स आप बी तक ले जाओ, बी के बाद तो वो रिकवर नहीं करेगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये पूरा का पूरा रीजन, इसके बाद का पूरा रीजन क्या कहलाएगा? प्लास्टिक। ये क्या हो गया? प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन। बॉडी अब पूरी तरह से डिफॉर्म कर चुका है, वो अपना शेप रिगेन नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद एक और पॉइंट मिलता है यहाँ पे, एक डी पॉइंट आता है जिसको अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट बोला जाता है, अल्टीमेट अल्टीमेट टेंसाइल, या इसके कोरिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो होता है उसको इल्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक बोल, इल्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये पॉइंट जो होता है ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इल्ड स्ट्रेंथ, इस पॉइंट को इल्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, मटेरियल का इल्ड स्ट्रेंथ होता है ये, इसको नोट कर लेना, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ये डी अल्टीमेट, डी इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अगर इस फिगर में कहीं कोई डाउट आ रहा है। एंड फिर एक पॉइंट आता है ई, दिस ई कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। इस ई को मैंने बोला फ्रैक्चर पॉइंट, डी अल्टीमेट स्ट्रेस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली स्नेहा। तो डी के बाद, डी एक ऐसा पॉइंट आता है जहां के बाद देखो डी, और अगर अगर आप ग्राफ से देखोगे ना, तो ग्राफ से देखो कुछ ऐसे हो रहा है, डी के कोरिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस यहाँ आया, देखो ये स्ट्रेस डी का है। अब देखो इसके बाद अगर आप स्ट्रेस को कम भी करोगे ना, हल्का स्ट्रेस भी आप लगा रहे हो, तो बॉडी जो है ना वो स्ट्रेन दे रहा है, अभी भी स्ट्रेन दे रहा है, ये देखो ये स्ट्रेन है, यानी स्ट्रेन बॉडी अभी भी स्ट्रेन दिया, आपने स्ट्रेस को घटा दिया, लेकिन फिर भी बॉडी स्ट्रेन दे रहा था, बॉडी में स्ट्रेन डेवलप हो रहा था, और अल्टीमेटली बॉडी फाइनली एक ऐसा पॉइंट आता है बॉडी की जिंदगी में कि वो टूट जाता है, ठीक है। देखो डी एक ऐसा पॉइंट है जो कि डी, यानी कि अब यहां तक तो प्लास्टिक रीजन में है, प्लास्टिक में है, प्लास्टिक में वो खींच रहा है अपने आप को, मतलब वो बॉडी रीसेप तो नहीं, रीगेन तो नहीं करेगा अपना सेप, लेकिन फिर भी आप उसको लंबा खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम हाइट होगी डी की, या तो डी के बाद, डी तक आप उसको लेके जा सकते हो, ठीक है। डी के बाद आप स्ट्रेस लगा रहे हो तो उसमें चेंजेस आ रहे थे, स्ट्रेस को आप बढ़ा रहे थे डी के बाद तो स्ट्रेन आ रहा था, लेकिन डी के बाद, डी एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद आप स्ट्रेस को घटाओगे ना, तब भी बॉडी में डिफॉर्मेशन आता था। डी का वो महत्व है, डी की वो वैल्यू है। डी तक आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ रहा था, लेकिन डी के बाद तो आपने स्ट्रेस को कम भी कर दिया ना, फिर भी उसमें स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेस को मैंने कम कर दिया, फिर भी उसमें स्ट्रेन लगातार आ रहा था, दैट्स कॉल्ड डी, उसे मैं डी बोला हूं। और ये फ्रैक्चर पॉइंट है, फाइनली वो आकर के टूट जाता है ई पॉइंट पे। अब सपोज करो कि दो मेटल्स हैं, दो अलग अलग मेटल्स हैं, एक का डी और ई का कर्व ये आया, डी और ई, और एक का डी और ई का कर्व जो है ना वो कुछ ऐसा आया। दो अलग अलग मेटल्स है ना, दो अलग अलग मेटल्स हैं, दोनों मेटल्स के साथ मैं लैब में लेकर के गया दोनों मेटल को और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो एक का डी और ई का रीजन जो है ना वो ये आया, और एक का डी और ई के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा आया है, ठीक है। ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए दो अलग अलग मेटल्स के साथ। तो जिसका डी और ई का बीच का डिस्टेंस कम होगा, या एग्जैक्टली डी और ई को, अगर डी और ई का पॉइंट, डी और ई के बीच का डिस्टेंस जिसका कम होगा उस मेटल को मैं ब्रिटल बोलूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिटल। और ऐसा मेटल जिसका डी और ई का डिस्टेंस ज्यादा है, यानी वो और ज्यादा फोर्स, और ज्यादा अपने अंदर मतलब रखे हुए है कि नहीं अभी हम नहीं टूटेंगे, थोड़ा और थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा दिखा देता है वो,
तो इसे मैं डक्टाइल बोलूंगा। ठीक है, डक्टाइल एंड ब्रिटल में अंतर समझ में आया। दो मेटल्स मैंने लिए, एल्यूमिनियम और कॉपर मान लो। तो एल्यूमिनियम को मैं, एल्यूमिनियम का जो डी और ई का जो डिस्टेंस आया ना वो इतना कम आया था, एक्सपेरिमेंट ये सब। हाँ एग्जैक्टली, फर्स्ट वाला जल्दी टूटेगा, बिल्कुल प्रताप। तो एल्यूमिनियम के साथ सपोज ये आया और कॉपर के साथ सपोज ये आया, ये सब लैब में हो रहा है। तो जिसका डी और ई का डिस्टेंस कम होगा उसे मैं ब्रिटल बोलूंगा, और जिसका ज्यादा होगा उसे मैं डक्टाइल बोलूंगा। या लार्ज प्लास्टिक रीजन होता है, सही सही, प्लास्टिक रीजन इनका ज्यादा होता है, डक्टाइल वाले का प्लास्टिक रीजन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज नेक्स्ट। किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी, एनीबडी, कोई। बताओ, कोमल, जूही कौन है? कसक, हिमांशी, स्नेहा, रीता, खुशी, बताओ किसी को कोई डाउट है? रोमिला, बताओ आंसर करो भाई, कोई डाउट है? क्लियर है ना? ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इससे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, खासकर ये डक्टाइल और ब्रिटल तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जानवी, ओके फाइन, चलो आगे देखते हैं ना। आ जाओ आगे देखते हैं। डक्टाइल समझ नहीं आया, मतलब डक्टाइल प्लास्टिक रीजन उसका और बढ़ जाता है थोड़ा सा, वो और अपना मतलब, मतलब वो जो क्या बोलते हैं, अभी प्राण पखेरु उड़ने में थोड़ा सा उसमें ज्यादा टाइम रहता है, ब्रिटल वाला जल्दी मर जाता है। ठीक है, और डक्टाइल वाला जो है ना वो 2-4 दिन और जिंदा रह गया, यही समझ लो। अब और क्या समझा है। ठीक है वंशी का ऐसे ही है। हाँ ब्रिटल वाला जल्दी टूटेगा, डक्टाइल वाला थोड़ा सा और रेसिस्टेंस दिखाता है, थोड़ा सा और रेसिस्टेंस दिखाता है, नहीं अभी हम नहीं टूटेंगे, ऐसा वाला होता है। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम आते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे आते हैं, अब हम आते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके ओके वंशिका, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। तो ये जो इलास्टिक रीजन जो था ना हमारा, ये वाला रीजन हम, हाँ एग्जैक्टली दैट इज डक्टाइल। जो इलास्टिक रीजन है ना, हाँ अंजलि, क्या कैसे इग्नोर कर दिया अंजलि? तुम चलो चलो देखो यार, टाइम नहीं है, प्लीज 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 ना, देखो मुझे खत्म करना है, मैं डांट सुनूंगा पक्का, मेरा सिलेबस सबसे पीछे मैं ही चल रहा हूँ, इतना मुझे समझाना पड़ता है, इतना डिटेल में चला जाता हूँ कि मेरा सिलेबस पीछे जा रहा है। इलास्टोमर्स आगे अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। परमानेंट सेट बता दो, परमानेंट सेट मतलब नहीं समझ में आया अंजलि। परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, ये जो डिफॉर्मेशन होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफॉर्मेशन है ना, स्ट्रेस इज जीरो, स्ट्रेन इज जीरो, तो मटेरियल इज कॉल्ड परमानेंट सेट। अच्छा, ओके चलो ठीक है, ये क्लियर है ना? ओके चलो आओ आगे देखते हैं ना, आगे मैं क्या बता रहा था, हाँ आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ प्लीज प्लीज। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में है, नहीं आप एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये देखो ये पॉइंट जो है ना हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन होता है, जिस रीजन में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ये हमारे काम का होता है। ठीक है, ये रीजन जो होता है ना, जब आप इंजीनियरिंग डिजाइन में जाओगे तो आपको इसी से मतलब होता है, इस रीजन पे आपको काम करना होता है, ये रीजन आपको पहचानना आना चाहिए कि भाई ये बॉडी पे हम इतना स्ट्रेस लगाएंगे तो बॉडी में इतना स्ट्रेन होगा कि बॉडी अपने आप को रिकवर कर जाएगा। तो ये रीजन हमारे काम का होता है। ठीक है, तो इस रीजन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, कुछ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन किया। ठीक है, सपोज करो कि अब आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन कौन देता था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देता था, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, तो उसमें पहला आता है आपका यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस कैसे आता है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता था ना, लॉन्गिट्यूडनल रेशियो, एग्जैक्टली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता था और स्ट्रेस जो होता था, ये देखो, इसमें आपने क्या किया था, आपने फोर्स लगाया था, बॉडी अपने अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप किया था, इसका शेप चेंज कर जाता है। ठीक है, चेंज करने से इसमें क्या आता है, एक तो स्ट्रेन आता है, एक स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है। ठीक है सर, के क्या है, के इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक जनरलाइज है, दिस इज जनरलाइज, ये जनरलाइज है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो है जनरलाइज था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
तो हमारा जो रेशियो होता है ना, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, 3 स्ट्रेस आए थे, उसके कोरस्पॉन्डिंग 3 स्ट्रेन आए थे, तो इन स्ट्रेस, 3 स्ट्रेस और 3 स्ट्रेन, तीनों स्ट्रेस बाय तीनों स्ट्रेन के कोरस्पॉन्डिंग हम एक के को डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहां देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिसको दिक्कत हो रहा है, यहां देखो, मैंने बोला कि भाई 3 स्ट्रेस हमारे आए थे, उसके कोरस्पॉन्डिंग 3 स्ट्रेन आए थे, तो उन तीनों का हम रेशियो लेंगे और उस रेशियो को हम एक नया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देंगे। बस यही करना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में यही करना होता है। स्ट्रेस का रेशियो हम लेंगे स्ट्रेन के साथ, और 3 केसेज है हमारे पास, 3 स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग 3 स्ट्रेन, तो उन तीनों के 3 नए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएंगे, वो हमें अभी हम वो देखने जा रहे हैं, तीनों के नए नए देखें। तो रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस over longitudinal strain इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। ठीक है, वो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था ना, उसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया, यंग्स मॉडुलस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो बेसिकली वाई का जो डिफिनेशन हुआ, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या यंग्स मॉडुलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, दिस इज द रिलेशन। तो इसको अगर आप और अच्छे से लिखना चाहोगे, बेसिकली स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हुआ, ये बेसिकली क्या हुआ, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हुआ, यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस बोलते हैं, और स्ट्रेन कितना होता है, डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, हाँ नॉर्मल ही होगा, ये नॉर्मल कह लो, परपेंडिकुलर कह लो, बात वही है। एफ एफ परपेंडिकुलर यहाँ पे लगा लो, नो इशू, बात वही है। लॉन्गिट्यूडनल कहने का मतलब ही है कि वो परपेंडिकुलर स्ट्रेस की बात कर रहा है, या स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है। अगेन इसका भी यूनिट अगर आप बात करोगे तो स्ट्रेस वाला यूनिट ही होगा, यूनिट स्ट्रेस वाला ही होगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो अपना कोई यूनिट होता नहीं है। तो यंग्स मॉडुलस का, या तीनों मॉडुलस जो हमने पढ़ने वाले हैं, उन तीनों मॉडुलस का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पहला था। दूसरा हमारा क्या था, शियर मॉडुलस। ठीक है, तो शियर मॉडुलस अगेन वही है, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन। ठीक है, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस बोलते हैं। इसी को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, और इसी को अलग अलग बुक में टॉर्सनल मॉडुलस भी बोला जाता है, TOR, शेप चेंज हो जाती है, एग्जैक्टली, TORSIONAL, टॉर्सनल मॉडुलस। तीनों का आंसर एक ही होगा, दैट इज योर फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई एल, या डेल्टा एक्स बाई एल को हमने क्या लिखा था, tan थीटा लिखा था क्या, tan थीटा। इसी को मैं अप्रोक्सीमेटली टेंजेंशियल स्ट्रेस बाई टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो वो अभी आप जो बता रहे हो ना, एक जो आप बता रहे हो टेंजेंशियल स्ट्रेस बाई टेंजेंशियल स्ट्रेन, है ना। देखो, तो अंजलि टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन को मैंने अलग नहीं बताया, या फिर टेंजेंशियल और टेंजेंशियल, ओके, टेंजेंशियल तो अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया tan थीटा, इसी को अप्रोक्सीमेटली मैंने कितना बोला, फोर्स पर यूनिट एरिया बाई थीटा। मैं बोल सकता हूँ कि मैंने बताया था tan थीटा, जब थीटा का वैल्यू 10 डिग्री से कम होता है तो tan थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। क्लियर है शियर मॉडुलस। चलो, शियर मॉडुलस के बाद आता है हमारा बल्क मॉडुलस। तीसरा हमारा क्वांटिटी क्या है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, अगेन बल्क मॉडुलस में क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये बल्क मॉडुलस है। इसको कैसे लिखेंगे हम,
तो बी बराबर वॉल्यूम स्ट्रेस कितना हो जाएगा, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी। अब यहाँ पे एक माइनस साइन लगाया जाता है। माइनस साइन क्यों लगाया जाता है, या माइनस साइन यहाँ पे क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये जो डेल्टा वी होता है ना, ये डेल्टा वी जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपका ऑलवेज एक निगेटिव क्वांटिटी आएगा। ये जो डेल्टा वी वाला जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपका ऑलवेज निगेटिव आता है। निगेटिव क्यों आता है ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि आपने जो स्फेयर लिया था, जो पानी में डुबाया था, उसके स्फेयर पे हर तरफ से एक फोर्स लग रहा होता था। तो अल्टीमेटली ऑलवेज जो होगा ना, ये हमेशा डिमिनिश ही करेगा, इसका साइज जो है वो ऑलवेज डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, डेल्टा वी, व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा वी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वॉल्यूम तो इसका घट चुका है और इनिशियल इसका ज्यादा है, तो ये डेल्टा वी जो है ना, ये एक निगेटिव क्वांटिटी है। डेल्टा वी इज अ निगेटिव क्वांटिटी। तो बी को पॉजिटिव बनाने के लिए, टू इंश्योर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वी, बी, है ना, वी मल्टीप्लाई अ निगेटिव साइन, बी मल्टीप्लाई अ निगेटिव साइन। ठीक है, बी को हम चाहते हैं कि ये क्वांटिटी मेरा हमेशा पॉजिटिव बना रहे। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये क्वांटिटी जो है बी, ये हमेशा, यहां देखो मैं जो समझा रहा हूं, ठीक है, माइनस साइन आपको समझ में नहीं आएगा, माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों माइनस साइन हम ले रहे होते हैं, ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो इस बी को हम चाहते हैं कि ये मेरा पॉजिटिव निकल के आए, जब भी आए तो एक पॉजिटिव नंबर आए। ठीक है, तो इस बी को पॉजिटिव बनाने के लिए, बी निगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि डेल्टा बी जो है ना, वो एक निगेटिव क्वांटिटी है। अगर आप ये निगेटिव यहाँ पे नहीं लगाओगे ना, तो ये बी निगेटिव आ जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि बी हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहे। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ही एक निगेटिव लगा दिया इसमें। ओके चलो देखो, हाँ हाँ अनुष्का, मैं बता रहा हूँ, ये देखो, बी का जो वैल्यू आया वो आया, देखो, बी जो मैंने डिफाइन किया, बी को मैंने कैसे डिफाइन किया, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी। यहाँ डेल्टा वी जो क्वांटिटी है ना, व्हाट इज डेल्टा वी, ये डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी का वैल्यू क्या है बताओ, चेंज। लेकिन कौन सा चेंज होता है, ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन इस केस में, बल्क केस में, हमेशा जो है ना, फाइनल वॉल्यूम जो होगा ना, वो डिक्रीज किया हुआ रहेगा। ये फाइनल है, ये फाइनल है ना, फाइनल क्या है, छोटा है, और इनिशियल क्या है, बड़ा है। तो आप छोटे में से एक बड़े क्वांटिटी को घटा रहे हो, यानी कि आप 4 में से 4 माइनस 6 करने जा रहे हो, तो ये आपका -2 देगा क्या। यस सर। ठीक है, सपोज करो ये जो छोटा वाला जो वॉल्यूम है, ये छोटा जो वॉल्यूम है, ये 4 सेंटीमीटर क्यूब है, और ये बड़ा वॉल्यूम 6 सेंटीमीटर क्यूब है। तो फाइनल फाइनल क्या है, फाइनल 4 आया था ना, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। माइनस। तो 4 माइनस 6 करोगे तो ये -2 आ रहा है, यानी बल्क मॉडुलस क्या है, ये तो एक निगेटिव क्वांटिटी आ गया। बल्क बल्क का वैल्यू जो है ना, कुछ निगेटिव आएगा। हम चाहते हैं कि बल्क पॉजिटिव है, हम चाहते हैं कि मॉडुलस जो है ना, वो सारा मॉडुलस एक पॉजिटिव क्वांटिटी बना रहे, तीनों मॉडुलस। ठीक है, चाहे वो यंग्स हो, चाहे वो बल्क हो, चाहे वो शियर हो, तीनों मॉडुलस हमारा पॉजिटिव बना रहा है। तो इसको बी को अब आ गया निगेटिव, तो ये निगेटिव है, इससे पहले हम एक यहाँ पे एक पहले ही एक निगेटिव लगा दे रहे हैं। ठीक है, हमने पहले ही एक निगेटिव लगा दिया कि डेल्टा वी जो है ना, ये जो है, ये एक निगेटिव लेके आएगा, ये एक निगेटिव लेके आएगा, ये निगेटिव और ये निगेटिव दोनों मिलकर के कैंसिल कर लेंगे, अल्टीमेटली बी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये रीजन है ना, यहाँ पे निगेटिव हम लगा के रखते हैं, बल्क मॉडुलस में हम एक निगेटिव लगा के रखते हैं। ठीक है, चलो अब इसी बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस क्या कहलाता है, क्या कहलाता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, बताओ। कंप्रेसिबिलिटी, वेरी गुड, यस, राइट 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 शीतल, कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, गुड गुड गुड, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा वी
बाई वी बाई फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, डेल्टा वी बाई फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया। अगेन यहाँ भी आप एक निगेटिव साइन लगा सकते हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कॉम्प्रेसिबिलिटी मेरा निगेटिव है, हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो अब कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा है या बल्क मॉडुलस ज्यादा है, इससे आप क्या समझते हो? मैंने दो क्वांटिटी ले ली है, सपोज करो कि मैंने दो क्वांटिटी ले ली है, ठीक है, ये दो मैंने मेटल्स ले लिए, मेटल 1 और ये मेटल 2 ले लिया मैंने। इसका बल्क मॉडुलस जो था ना, बी ऑफ 1 इज लेस देन बी ऑफ 2, तो इससे आप क्या समझते हो बताओ, बताओ। हाँ वो तो मैं दे रखा है, वो तो मैंने दे रखा है, B2 जो दूसरे मेटल का बल्क मॉडुलस है ना, वो B1 से ज्यादा है। ये मैंने एक्सपेरिमेंटली मैंने निकाल लिया, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं लैब में बैठा हुआ था, मैंने दो मेटल को उठाया, दोनों मेटल को मैंने फोर्स लगाया, इक्वली फोर्स लगाया, इसको भी लगाया और इसको भी लगाया, तो क्या रिलेशन आएगा ये बताओ? ज्यादा। अगर मेटल 1 का बल्क मॉडुलस मेटल 2 से कम है, मेटल 1 का कम है, तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? अरे ये कौन है भाई, कौन है ये, करिश्मा है? कसक, उफ़्फ़ो, मतलब सुभान अल्लाह भाई, ऐसे बच्चे ना मेरे ही क्लास में आएंगे। ठीक है, चलो इसको आप सर्च करना, हम अगली क्लास में इस पे बात करेंगे, ठीक है। इसको आप बताना कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसको मैं एक जनरल लैंग्वेज में मैं क्या बोल सकता हूँ, किसी का बल्क मॉडुलस ज्यादा है और किसी का कम है, तो मैं क्या रिलेट कर सकता हूँ। इसको आप बताना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। अब हम अगले एक टॉपिक और है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है, आ जाओ। चलो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? इलास्टिक, नहीं नहीं बताऊंगा अंजलि, आपको सर्च सर्च करो आप लोग, कुछ तो रीजनिंग, ये तो रीजनिंग है यार, रीजनिंग में तो बड़ा मजा आता है, ये तो एक सिंपल सा रीजनिंग है, रीजनिंग तो आपको, रीजनिंग तो सॉल्व करना चाहिए, बड़ा मजा आता है रीजनिंग सॉल्व करने में। भाई इसका ज्यादा है इसका कम है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है और इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये सब सॉल्व किया करो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इलास्टिक पोटेंशियल, क्वेश्चन ये है कि दो मेटल्स मैंने दे दिए हैं, मैंने एक M1 है और मेरा एक M2 है। M1 का जो बल्क मॉडुलस सपोज करो B1 आया और M2 का बल्क मॉडुलस B2 आया, ये मैंने लैब में किया एक्सपेरिमेंट, मैं लैब में गया, लैब में मैंने दो मेटल्स को मैंने फ्लूइड में डाल दिया, फ्लूइड में डाला तो दोनों कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हुआ तो मैंने बल्क मॉडुलस निकाल लिया, एक का B1 आया दूसरे का B2 आया, और मैंने देखा कि भाई B2 का जो बल्क मॉडुलस है ना वो ज्यादा था B1 से। तो आप कंक्लूड क्या कर सकते हो, कंक्लूजन क्या है इसका? आपने, आप इसको एक एक नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में, आम बातचीत में मुझे किसी को समझाना है कि भाई B2 का बल्क मॉडुलस ज्यादा आ गया B1 से, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि मेटल 2 में ऐसी क्या खासियत है जो मेटल 1 में नहीं है? मैं उसको कैसे समझाऊंगा मेटल 1 और मेटल, बल्क मॉडुलस से मैं मेटल्स के बीच में डिफरेंस कैसे बताऊंगा उसको? मेरे पास डेटा बल्क मॉडुलस का है और मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई मेटल 1 और मेटल 2 में क्या रिलेशन है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? मेरे पास डेटा जो आया लैब से, जो मैंने डेटा उठा के लाया, वो डेटा मेरे पास बल्क मॉडुलस का था, दो मेटल्स के बल्क मॉडुलस मुझे दे दिए हैं। अब आप ये बताओ कि दोनों मेटल्स कैसा रहा होगा, मेटल 1 और मेटल 2 कैसा रहा होगा? ठीक है, दिस इज द रीजनिंग। नहीं गलत है ये, गलत संगीता, ये गलत है। स्ट्रॉन्गर, नहीं नहीं, हाँ ये सही है अंजलि, ये बात आप सही बोल रहे हो। चलो B1/B2 है, इसका मतलब है कि इसका कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ 1 जो है वो ज्यादा हो गया कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ 2 से, ठीक है। या तो आपको ये दे देगा और या तो आपको ये दे दिया, दोनों में से कोई एक दे देगा आपको। अब आपको इसके बारे में बताना है, इसको आप एनालिसिस करो, व्हाट इज, आप इन दोनों के बारे में क्या बता सकते हो, मेटल 1 और मेटल 2 के बारे में आप क्या बता सकते हो? या ये तो ठीक है, बल्क मॉडुलस सॉलिड के लिए ज्यादा होगा देन लिक्विड, देन गैस, बट आप फाइनली क्या, चलो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे हम आते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल पहले आता कैसे, पहले इस पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जब तक कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी है, सपोज ये सिलेंडर है,
और अगर इसमें वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सपोज करो कि ये बॉडी जो है ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे है, ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, यानी कि सारे एटम्स इसके अपने जगह पे एज इट इज हैं, तो हम मान के चलेंगे कि इसके अंदर, बॉडी के अंदर, मतलब सारे एटम्स अपनी जगह पे है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सब रेस्ट में है ना, तो हम मान के चलेंगे कि इस बॉडी के अंदर अपना कोई पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, नहीं है, मान लिया हमने कि नहीं है। अब हमने क्या किया, हमने इसको इलोंगेट कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपने इलोंगेट किया, बॉडी के अंदर क्या होगा, इंटर एटॉमिक फोर्स एक्टिव हो जाएगा, इंटर एटॉमिक फोर्स जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्स एक्टिव हो जाएगा, यानी अब यहां से यहां तक जो आपका ये बॉडी था, यहां से आप यहां लेकर गए हो, और एक ये जो एंड था इसका, इस एंड से आपने यहां लेकर के गए हो, इन दोनों को यहां से यहां तक ले जाने के क्रम में आपने क्या किया होगा, जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज जो काम कर रहे थे अंदर की ओर, इंटर एटॉमिक फोर्सेज कहाँ काम कर रहे थे, अंदर की ओर काम कर रहे थे, है ना, इंटर एटॉमिक फोर्स वो अंदर की तरफ काम कर रहा था, आपने इसको बाहर की ओर स्ट्रेच किया, दिस इज द डिफॉर्मिंग, यहां से आपने क्या किया, एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स आपने अप्लाई किया, यानी आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, वो फोर्स आप अगेंस्ट द इंटरएटॉमिक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जो इंटरएटॉमिक फोर्सेज है उसके अगेंस्ट आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, यानी आपने कुछ वर्क किया। अगर आपने इस इंटरएटॉमिक फोर्स जो था, जो अंदर की ओर लग रहा था, जो अंदर की ओर वर्क फोर्स लग रहा था, इसके अगेंस्ट जाकर के आपने एक बाहर की ओर फोर्स लगाया, यानी यू हैव टू, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस इंटरएटॉमिक फोर्स, आपने क्या किया, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट इंटरएटॉमिक फोर्सेस, इंटरएटॉमिक फोर्स जो अंदर की ओर लग रहा था उसके अगेंस्ट जाकर के आपने एक वर्क किया, इंटरएटॉमिक फोर्सेस, ठीक है, द बॉडी has the body potential energy, the potential energy of the body, the potential energy of the body का potential energy क्या कर गया, is increased, यही तो होता है ना, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्स है, इसके द्वारा जो भी निगेटिव वर्क डन होता है, अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन पढ़ा होगा, डिफिनेशन, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल इंटरनल फोर्स, यही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स कौन है इसका, इंटर एटॉमिक फोर्स है, दिस इज इंटरनल फोर्स, ये इंटरनल फोर्स है, आप क्या कर रहे हो, आप इसको जबरदस्ती बाहर लेके जा रहे हो, आपने इस इंटर एटॉमिक फोर्स के कारण, इस इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट आप सारे एटम्स को उठा उठा के आप बाहर लेके जा रहे हो, अगेंस्ट दिस इंटर एटॉमिक फोर्स, तो इंटर एटॉमिक फोर्स क्या करेगा, यानी एक्चुअल में आपने क्या किया, आपने एक वर्क किया, अगर इस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हो, यहां से लेकर के यहां गए हो, यहां से लेकर के यहां गए हो सबको, तो अल्टीमेटली पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना इतना, और आपने एक फोर्स भी लगाया था, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वर्क डन हुआ, अल्टीमेटली आपने एक वर्क किया, और ये सारा का सारा वर्क जो आपने किया है, वो सारा का सारा वर्क इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, क्लियर, और अभी हम इसे निकालने वाले हैं, समझ में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, सच सच बताओ, नहीं समझ में आ रहा है, अरे कोई बोल भी नहीं रहा है, नहीं बोलो, नो, एन ओ, नो, रिपीट, ओके ओके शीतल, चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फिर से, अरे ये सब तो, अरे ये सब तुम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ के होते ना, तो इतना दिक्कत नहीं होता, बट नहीं पढ़े हो, आ जाओ फिर से आ जाओ। देखो पहले पोटेंशियल एनर्जी बॉडी डेवलप कैसे कर रहा है, पहले ये देखो, ठीक है, सपोज करो कि ये एक स्प्रिंग, स्प्रिंग को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, क्लियर, स्प्रिंग को मैंने फिक्स कर दिया, इस स्प्रिंग पे मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, एफ, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, तो अब स्प्रिंग क्या करेगा,
स्प्रिंग का अगला अगला पोजीशन क्या हो जाएगा, यहां पे आया स्प्रिंग, एफ एक्सटर्नल, ठीक है। इसका लेंथ पहले एल नॉट था, अब एल नॉट प्लस एक्स हो गया, और इसका जो लेंथ था इसका एल नॉट था नेचुरल। तो आपने एफ नॉट लगा करके बॉडी को डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस किया बॉडी को आपने, यहां से यहां तक आपने क्या किया, बॉडी को एक्स डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अगर आपने बॉडी को एक्स डिस्प्लेस किया है और आप फोर्स एफ लगा रहे हैं, आपने एफ फोर्स लगाकर डिस्प्लेस किया था ना इसको, तो आपने कितना वर्क किया, वर्क आपने कितना किया होगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स, यही तो होता है। वर्क का फॉर्मूला ये होता है, ये तो पता है ना, डी डब्ल्यू, स्मॉल स्मॉल वर्क के लिए स्मॉल, डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपने फोर्स लगाया, बॉडी यहां पे था, यहां से बॉडी यहां चला आया, तो आपने कुछ वर्क किया, क्लियर, क्लियर। बॉडी पहले यहां था, आपने फोर्स लगा के बॉडी को यहां ले आया, यानी आप फोर्स भी लगा रहे हैं और आपने डिस्प्लेसमेंट भी किया, यानी आपने कुछ वर्क किया, ठीक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो वर्क आपने किया ना, ये पूरा का पूरा वर्क इस स्प्रिंग में स्टोर हो गया एज अ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होता था स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आप इस एक्सटर्नल फोर्स को आप रिमूव कर दोगे, इसके अंदर जो ये स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, वो वापस से इस ब्लॉक को अपने मीन पोजिशन पे लेके चला आएगा। यही तो मैं कर रहा हूं, और तो कुछ मैं कर नहीं रहा हूं, ठीक है। यानी हमने जो भी फोर्स लगाया ना, उसके कारण जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मिलकर के क्या हुआ, वर्क किया, यानी मैंने कुछ वर्क किया, मैंने इस ब्लॉक पे एक वर्क किया, ठीक है। और ये मेरा सारा का सारा वर्क कहाँ गया, स्प्रिंग ने अपने अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जनरेट कर लिया, यानी डेवलप करके रखे हुए है, अभी वो रखे हुए है। जब मैं इसको हटा दूंगा ना, इसको मैं हटा दूंगा, तो यही पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग स्टोर किए हुए है, वापस से इसको अपने पोजीशन पे लेकर के चलाता है। दिस पोटेंशियल एनर्जी का ये काम होता है, क्लियर है, या किसी को और डाउट है, मैं फिर से बता सकता हूँ। महक, यशिका, सबको, कसक, सबका क्लियर है, स्नेहा, ठीक है। तो इसको हमें डिराइव, अभी हमें डिराइव करने वाले हैं, ओके वंशिका, ठीक है स्नेहा, ठीक है, ये सर समझ आ गया, मतलब ठीक है, गुड गुड गुड, गुड अनुष्का, गुड, रिपीट, ओके, ओके जानवी, आई रिपीट, फिर से रिपीट करता है, अरे यार इतना इंटरेस्टिंग, मजा आ गया, आ जाओ फिर से। देखो, ये हमारा स्प्रिंग है, ठीक है, इसके नहीं ब्लॉक मत लगाओ, इसमें ब्लॉक नहीं लगाते हैं, इसमें मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, मैंने इस पे क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। अब ये स्प्रिंग डिफॉर्म हो जाएगा क्या, है ना, डिफॉर्म हो गया। पहले अगर इसका लेंथ एल नॉट था, ओरिजिनल लेंथ, तो अब इसका लेंथ एल नॉट प्लस एक्स हो गया, ठीक है। जहां पर एक्स जो है ना, मैं इसको मान लेता हूं, दिस इज एक्स, यहां से यहां तक ये बढ़ा हुआ जो लेंथ है ना, दिस इज एक्स, ठीक है। तो ये एक्स कैसे आया, ये एक्स कैसे आया, मैंने फोर्स लगाया, मैंने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग क्या किया, डिस्प्लेस कर गया, मैंने फोर्स लगाया, स्प्रिंग डिस्प्लेस किया, यानी मैंने कितना वर्क किया, मैंने कुछ वर्क तो किया। मैंने अगर किसी स्प्रिंग पे वर्क किया, यानी अगर मेरे मेरे फोर्स के कारण कोई बॉडी डिस्प्लेस करता है, तो हम इसी को तो बोलते हैं कि मैंने वर्क किया। अगर मैं ये बॉडी है, इस पे मैं फोर्स, ये यहाँ पे है, इस पे मैं फोर्स लगा करके इस बॉडी को मैं यहाँ पे रख दूं, मैंने इसको यहाँ पे अगर डिस्प्लेस कर दिया, मेरे फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है मेरा, इससे मैंने अगर इसके डिस्प्लेस कर दिया, देन दिस फोर्स जो मेरा फोर्स था और ये डिस्प्लेसमेंट, यही दोनों का प्रोडक्ट तो हमारा वर्क कहलाता था, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही वर्क मैंने किया, ये मैंने किया, ठीक है, ये फोर्स मैंने किया। अब स्प्रिंग क्या करेगा, इतना इस फोर्स का अमाउंट जो है ना, ये वाला अमाउंट, यही अमाउंट जो है ना, स्प्रिंग अपने अंदर स्टोर कर लेगा, अपने अंदर स्प्रिंग स्टोर करके रख लेगा। और वो जो एनर्जी है वो कब काम आएगा, स्प्रिंग जो अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर कर लिया, ये वाला यही अमाउंट जो मैंने वर्क किया, वही अमाउंट का एनर्जी स्टोर अपने अंदर स्प्रिंग कर लिया,
और ये वाला स्टोर एनर्जी, स्प्रिंग का जो ये स्टोर्ड एनर्जी है, इसके काम कब आएगा? जैसे ही मैं इस फोर्स को रिमूव कर दूंगा ना, तो यही जो स्टोर्ड एनर्जी है, जितना का मैंने वर्क किया था, जितना का मैंने वर्क किया उतना का एनर्जी इसने स्टोर कर लिया। और जैसे ही मैंने इस फोर्स को रिमूव किया, यही स्टोर्ड एनर्जी है स्प्रिंग वाला, वापस से इस सारे पॉइंट्स को अपने मीन पोजीशन पे लेकर के आएगा, सबको अपने अपने जगह पे लेकर के आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग। तो इसी स्टोर्ड एनर्जी को मैंने बोला स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, मैंने जो वर्क किया, स्प्रिंग ने उसको क्या किया, स्टोर कर लिया, अपने अपने अंदर स्टोर कर लिया। जैसे ही मैंने फोर्स को हटाया, जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, ये जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी था स्प्रिंग के अंदर, ये वापस से इसको अपने मीन पोजीशन पे लेकर के आया। यही स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इसको अपने मीन पोजीशन पे लेकर के आता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो, है ना? मतलब अल्टीमेटली मेरा वर्क गया कहाँ, है ना? मेरा वर्क गया कहाँ? तो मैंने बॉडी को डिस्प्लेस किया। ठीक है, अब इसको अगली क्लास में डिराइव करेंगे। ठीक है, आ जाओ अब एक रेनॉल्ड्स पॉइजन रेशियो पढ़ ले क्या, कि छोड़ दें? अभी 10 मिनट पढ़ सकते हैं, पढ़ ले क्या पॉइजन रेशियो? आ जाओ पॉइजन रेशियो देख लेते हैं, चलो आ जाओ, इसको डिराइव कल करेंगे। हाँ गुड गुड, चलो इसको डिराइव कल करेंगे ना, स्प्रिंग पोटेंशियल का डेरिवेशन है, डिराइव कल करेंगे हम लोग। डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज तो इतना समझ गए कि स्टोर्ड एनर्जी होता है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मतलब मैंने जो वर्क किया वो सारा का सारा स्प्रिंग अपने अंदर स्टोर कर लिया था, बस ये समझ लो। आज अगले क्लास में इसको हम डिराइव कर लेंगे। अब डिराइव करने में टाइम लगेगा, बस 15-20 मिनट चाहिए। आ जाओ, तब तक हम पॉइजन रेशियो एक छोटा सा टर्म है, जैसे यंग्स मॉडुलस जो आया था ना, यंग्स मॉडुलस में आपने जो स्ट्रेस अप्लाई किया था, ये जो सिलेंडर था हमारा, जब सिलेंडर को हमने स्ट्रेच आउट किया था ना, बेसिकली जब इसको हमने स्ट्रेच आउट किया था कोई फोर्स लगा करके, तो इसका लेंथ तो बढ़ गया था। ठीक है, इसका लेंथ बढ़ गया था, लेकिन जब आप बहुत नजदीक से देखने जाओगे ना, बहुत करीब से अगर आप देखने जाओगे, तो इसका जो ये डायमीटर है ना, ये एरिया भी थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या हो जाता है, ये कुछ इतना बड़ा सिलेंडर हो जाता है, सिलेंडर जो है ना हमारा कुछ इतना बड़ा हो जाता है, छोटा हल्का सा उसका ये जो एरिया जो ना, ये एरिया भी घट जाता है। ठीक है, और अब वो कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक है ना, ये हो रहा होता है, ये रियल में हो रहा होता है। फिर से देखो, फिर से देखो, ये अगर हमारा सिलेंडर है, ये अगर हमारा सिलेंडर है, इस पे अगर मैंने फोर्स लगाया, नॉर्मली फोर्स हमने कैसे लगाया, हमने नॉर्मली फोर्स लगाया था। ठीक है, तो एक्चुअल में हुआ क्या इसके साथ, तो बेसिकली इसका ये वाला फेस जो है ना, ये वाला फेस भी हल्का सा ये छोटा हो जाता है। ठीक है, और ये फेस भी इसका हल्का सा छोटा हो जाता है। अल्टीमेटली ये कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, यानी कि लेंथ तो इसका बढ़ा ही, इसका लेंथ जो था ना वो, अगर पहले इसका लेंथ एल था, पहले इसका लेंथ एल था, तो अब इसका लेंथ एल प्लस डेल्टा एल हो गया। लेकिन इसके साथ साथ पहले इसका डायमीटर अगर डी था, पहले इसका डायमीटर अगर डी था, तो अब इसका डायमीटर घट गया, घट के इसका डायमीटर डी प्लस डेल्टा डी हो गया। ठीक है, पहले इसका लेंथ लेंथ तो बढ़ा ही, लेंथ तो बढ़ा, एल प्लस डेल्टा एल हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जब जो सिलेंडर था ना, वो हल्का सा मतलब उसका डायमीटर भी घट गया, ये वाला डायमीटर जो होता है ना, ये वो भी घट गया। यानी कि जब हम फोर्स नॉर्मली लगा रहे थे ना, फोर्स नॉर्मली लगा रहे थे, तो इसमें जो चेंजेस आ रहा था वो तो लॉन्गिट्यूडनल तो आ ही रहा था, लॉन्गिट्यूडनल चेंज तो इसमें आया ही, लेकिन इसके साथ साथ इस फोर्स के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में भी एक चेंज आया, जिसे मैंने लेटरल चेंज बोला। लेटरल चेंज, ये लेंथ पहले इतना बड़ा था, ठीक है, लेकिन चेंज लगाने के बाद ये इतना छोटा हो गया। ठीक है,
मैंने फोर्स जो लगाया था वो परपेंडिकुलर लगाया था, तो चेंज जो आया वो परपेंडिकुलर आया। देखो परपेंडिकुलर इतना तो इंक्रीमेंट हो गया, ये तो फोर्स के डायरेक्शन में हुआ, लेकिन इसके साथ साथ ये जो एरिया है ना, ये इतना ये घट गया इधर से, और ये इतना ये घट गया इधर से। तो इधर वाला जो चेंज होता है इसको हम लोग लेटरल चेंज बोलते हैं। फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई किया मैंने, जो चेंज जो इसके परपेंडिकुलर जो चेंज हो गया इसको मैंने लेटरल चेंज बोला, और फोर्स के लॉन्ग जो चेंज हुआ उस चेंज को मैंने लॉन्गिट्यूडनल बोला। फोर्स के परपेंडिकुलर जो चेंज किया इसको मैंने लेटरल बोला। फिर से देखो, ये देखो, ये फोर्स मैंने लगाया तो इधर जो चेंज हुआ इस तरफ, यानी इसका बॉडी कुछ ऐसे बढ़ गया, तो इसको मैंने लॉन्गिट्यूडनल बोला। लेकिन इधर जो चेंज हुआ, अब ये इसका साइज छोटा हो गया है ना, इसका साइज छोटा हो गया, तो इस वाले चेंज को, जो इतना पोर्शन ये कट गया और इतना पोर्शन इसका कट गया, इसको मैंने लेटरल चेंज बोला, लेटरल चेंज। तो एक साइंटिस्ट है पॉइजन्स, ठीक है, पॉइजन्स एक हमारे साइंटिस्ट हैं। अच्छा यार, पॉइजन्स एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बोला था फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन, इन्होंने अगेन शर्त वही रखी थी, फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन, शर्त इनका यही था, स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कर दो, लॉन्गिट्यूडिनल, नहीं नहीं लेटरल ही होता है, लेटरल ही होता है, सही सही, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये पॉइजन्स ने बोला था, ठीक है, पॉइजन्स, पॉइजन्स इन्हीं के नाम पे ये रेशियो है, पॉइजन्स रेशियो, और ये रेशियो यूनिटलेस क्वांटिटी है ना, ये पॉइजन्स रेशियो क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी। अगेन आप इसको हटाओगे कांस्टेंट दोगे, तो लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लेटरल स्ट्रेन बराबर के टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो के बराबर क्या आ गया, के बराबर लेटरल बाई लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ के, लेटरल बाई लॉन्गिट्यूडनल। अब लेटरल के लेटरल क्या था, डायमीटर में चेंज हो रहा था, है ना, तो अगेन स्ट्रेन तो स्ट्रेन ही है हमारा, चेंज इन डायमीटर बाई ओरिजिनल डायमीटर डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, यही तो है। ये देखो, ये पहले अगर अगर मेरा सिलेंडर जो था, ठीक है, अब ये जो स्मॉल हो गया ना, अब ये सिलेंडर क्या हो गया, स्मॉल हो गया, है ना, स्मॉल हो गया ये सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर कितना हो गया, घट गया, ठीक है, समझ लो कि इसमें डी प्लस डेल्टा डी का चेंज आ गया, और इसके लेंथ में एल प्लस डेल्टा एल का चेंज आ गया, तो वही है। ये देखो, ये डेल्टा डी बाई डी लेटरल चेंज डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल चेंज, ये हो रहा होता है, ये रियल में ऐसे हो रहा होता है, भले हमें दिखता नहीं है। वो डायमीटर जो होता है ना, डायमीटर भी थोड़ा सा घट जाता है, हल्का सा वो कंप्रेस होता है। जो आप इसको लंबा करोगे ना, ये जो आप सिलेंडर ले रखे हो, इसको जब आप बाहर की ओर खींचोगे तो इसका डायमीटर श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, तो डायमीटर वाला लेटरल डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल को हमने पॉइजन्स रेशियो बोला, ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है, ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। चलो बताओ, किसी को कोई डाउट है तो। अब एक हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, बस चैप्टर खत्म हो गया आपका। न्यूमेरिकल सब बाकी हैं, अगले क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, कसक, ठीक है, बोलो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, एनीबॉडी, एनीवन, कोई भी, ओके शीतल, क्लियर है, पॉइजन्स रेशियो क्लियर हुआ क्या। पॉइजन्स ने ये बोला कि स्मॉल डिफॉर्मेशन, ठीक है, छोटे डिफॉर्मेशन के लिए लेटरल स्ट्रेन जो होगा ना, वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, ये पॉइजन का बताया हुआ था, क्लियर, पॉइजन्स रेशियो क्लियर है।
ओके अनुष्का, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ओके रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? गुड, थैंक यू वंशिका। सर दो शीतल है यहाँ, ओके शीतल ठीक है, नो डाउट, ठीक है जूही, थैंक यू, है ना। तो पॉइजन्स ने ये बताया, ये सब एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट लोग करते रहते थे। थैंक यू अनुष्का। हाँ वंशिका एक ही है, वंशिका और बैच में है, एक दो बैच में और है वंशिका। तो तो पॉइजन्स ने ये एक्सपेरिमेंट करके अपना, ओके थैंक यू लीव, अदरवाइज डाउट नहीं हो तो आप लीव कर सकते हैं। हाँ स्नेहा भी दो है। ओके शीतल, शीतल, थैंक यू, बाय 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 ऑल, लीव लीव, अगर डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं, अदरवाइज गुड नाइट शीतल, बाय 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 रीता, बाय, गुड नाइट। हाँ नहीं नहीं, अभी सोना नहीं है वंशी का, एक क्लास और है, एक और ले लेंगे ना बस, आज का ड्यूटी मेरा खत्म हो जाएगा। यासिका आपका क्लियर है? यासिका आपको समझ में आया? हाँ फिर तो सो ही जाएंगे वंशी का, बहुत नींद आ रही है, सच में नींद आ रही है। यासिका आपका क्लियर हुआ क्या? हाँ यासिका बोलो। जूही, हाँ जूही बताओ। ओके यासिका ठीक है। हाँ खुशी, कुछ डाउट है तो पूछो। जूही कोई डाउट है? रीता, स्नेहा, शीतल, परी। सर अगली क्लास वालों को रेस्ट दे दो आज, नहीं 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 नहीं, वो संभव नहीं है ना, नॉट पॉसिबल, नॉट नॉट, ठीक है वो पॉसिबल ही नहीं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऑप्शन नहीं है, ठीक है।